मैं अभी बाद में मैं ये जो मीटिंग हो रही है इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आप लोगों को, और जो हम काम करेंगे उसकी फोटो भी भेज दूंगा, तो वहां से आपने नोट करना है। अभी बस ध्यान से देखना है, समझना है, और बाकी बच्चे जो हैं उनसे अगर कांटेक्ट हो तो उनको बता देना कि ज्यादातर पढ़ाई अब जूम पे ही होगी। हर एक बच्चे के फोन में डलवा दी थी जूम ऐप, मैंने कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिया था। तीनों क्लास में से कोई भी बच्चा हो आपके आसपास ना, उनको जरूर बता देना, क्योंकि मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं बच्चे। यस सर। आपके पड़ोसी कौन कौन है? दीक्षा, राहुल है ना आपके पड़ोसी? यस सर। और कौन है? साहित्य भी है सर। हाँ, तो उन्होंने सर साहित्य। आज भी नहीं की, दोनों में से किसी ने भी। तो उनको बता देना। आपके अड़ोस पड़ोस में जो है लोग, कुछ उनको भी बता देना कि उसी में करो, उसी से अटेंडेंस भी लगेगी और पढ़ाई भी इसी में होगी। तो अभी हम साइंस का कर लेते हैं। एक मिनट, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। चैप्टर मेन चीजें समझाऊंगा थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी, 10 मिनट में, 10-15 मिनट में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और उसके बाद बाकी जो है आप खुद बुक में पढ़ना और उसके क्वेश्चन आंसर्स रफ में करने की कोशिश करना। मैंने तो सर खुद आपकी तुम्हें। आवाज अच्छी होती है। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको? अपना माइक ऑन ही रखो, बीच बीच में पूछूंगा भी, जवाब भी देना पड़ेगा आपको। अभी क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सर अध्याय 15। 15 चैप्टर, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की बात करेंगे यहाँ पर। तो कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, हमारे आसपास कुछ घटनाएं होती हैं नेचर में, प्रकृति में अपने आप ही होती हैं, तो उनमें से कुछ की बात करनी है हमने। तो वो क्या क्या हैं जो आपने अपने आसपास होते हुए देखी हुई हैं, नेचर में, प्रकृति में अपने आप होती हैं वो। तो वो क्या क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उनमें फर्स्ट है ये, क्या है? तड़ित। 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 तड़ित होती है बिजली चमकना, आसमान में बिजली चमकती है ना, मौसम जब खराब होता है तो बादल होते हैं, सर बादल से गरजने की आवाज आती है और साथ में बिजली चमकती है, तो उसे हम तड़ित कहते हैं। वो है तड़ित। तो ये तड़ित, वो बिजली कैसे चमकती है उसके बारे में है यहाँ पर। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ आपने थोड़ा सा पढ़ भी लेना है। यहाँ पर पुराने टाइम के लोगों की बात की है, तो वहां पर वो समझ नहीं पाते थे कि ये क्यों होता है, तो उससे डरते थे। वो सोचते थे कि ये भगवान ने कुछ गड़बड़ कर दी, या हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, भगवान उससे गुस्सा हो गया है हम लोगों से, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए वो पूजा करने लगे भगवान की, कि भगवान की पूजा करेंगे कि हमें इससे बचा लो, ऐसे ऐसे सोचते थे। तो ये सब अंधविश्वास है। जब जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो सब उसके बारे में अपने अपने हिसाब से कहानियां बना लेते हैं कि शायद ऐसा होता होगा, भगवान हमसे नाराज हो गया होगा, तो उसके लिए पूजा वगैरह करने लग पड़ते हैं, कई जगह बलि वगैरह देने लग पड़ते हैं। तो वो सब अज्ञानता की वजह से होता है। तो पुराने टाइम में ऐसे होता था, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में पता लगने लगा, तब समझ में आया कि होता क्यों है असल में। तो उसके लिए जो है हमने भी अपने आसपास देखा होगा, जैसे ऊनी कपड़े, पॉलिएस्टर के कपड़े, जैकेट वगैरह, कंबल वगैरह आपने देखा होगा, तो उनमें जो है चट चट की आवाज आती यस सर। है ना? उन पे हाथ फेरे हैं या स्वेटर जैकेट वगैरह पहनते उतारते वक्त उनमें चिंगारी भी नजर आती है और चट चट की आवाज भी आती है। तो ये क्यों होता है? वहां पर उसमें चार्ज आ जाता है, आवेश कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। वो चार्ज की वजह से होता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का स्केल अपने बालों पे रगड़े आप, तो फिर कागज के टुकड़ों को वो अपनी तरफ खींचने लगता है। छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखो और स्केल लो उसको, प्लास्टिक का स्केल, और उसको आप सिर पे रगड़ो बालों पे, और फिर उसके बाद वो कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाओ तो वो चिपकने लगते हैं। तो वो क्या होता है, उस पर चार्ज आ जाता है।
तो जब भी चार्ज आ जाता है तो एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है या धकेलता है। जब दोनों तरफ सेम चार्ज हो तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, दोनों पर अलग अलग चार्ज हो तो एक दूसरे के पास आते हैं। विपरीत आवेश हो, चार्ज यानी कि आवेश, हिंदी में आवेश कहते हैं, तो वो आवेश जब विपरीत होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कब इसकी खोज हुई वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी हम फटाफट आगे बढ़ते हैं तो इसके कुछ एक्टिविटी देखते हैं चार्ज की। पहला यहाँ पर है रगड़ द्वारा आवेशन। रगड़ने से आवेशन आता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला प्लास्टिक के स्केल को रगड़े तो आवेश आ जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है। आता है कि नहीं आता? यस सर। तो वो है यहाँ पर ये रगड़ द्वारा आवेशन, ये रगड़ द्वारा आवेशन। तो इसके लिए आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटी भी दी हुई है, इनको आप कर सकते हो। ये वाला मेरा आवाज नहीं आ रही है। लव कुछ तुम्हें आ रही है आवाज? थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी आ रही है, अब ठीक आ रही है? यस सर। थोड़ी। मेरा नेट तो नहीं खत्म हो गया? नहीं, ठीक चला है अभी तो अब आ रही है ठीक? यस सर। यस अच्छा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ये रिफिल ली है, गुब्बारा, रबर, स्टील का चम्मच, इनको रगड़ना है अलग अलग चीजों पर, फिर देखना है कागज के टुकड़ों को ये आकर्षित करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ पर वो लिखना है और उससे पता लगेगा वो आवेशित है कि नहीं है, उसके अंदर चार्ज है कि नहीं। जैसे रिफिल ली, रिफिल को पॉलीथीन या ऊन के वस्त्र पर रगड़ के देखा, ऊन के कपड़ों पर या पॉलीथीन पर, और फिर कागज के टुकड़ों के पास लेकर गए तो वो रिफिल प्लास्टिक की आकर्षित करेगी, करती है कि नहीं करती वो लिखना है यहाँ पर। तो आपने लिखना है आकर्षित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आवेशित है या आवेशित नहीं है? आवेशित है, वो आवेशित है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आवेशित है। तो इस तरह से आप लिख देंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है गुब्बारा। गुब्बारे को रगड़ के देखो अपने सूखे बालों पर या ऊनी कपड़ों पर या पॉलीथीन पर, तो वो भी कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो वो भी क्या हो गया, आवेशित है, चार्ज है उसके अंदर। तो वो चार्ज वही है जैसे बैटरी चार्ज करते हैं वैसे ही वो भी चार्ज ही होता है। रबड़ को देखें उनके ऊपर रगड़ के तो क्या होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टील के चम्मच को देखें उसमें क्या होता है, तो आप स्टील के चम्मच में देखेंगे कि वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ नहीं खींचता है, तो इसलिए वो आवेशित नहीं है। तो ऐसे आप अलग अलग चीजों के नाम लिखकर उनको आप बालों से, ऊनी कपड़ों से या पॉलीथीन से रगड़ कर देखें तो उनसे पता लग जाएगा कि उनमें चार्ज है कि नहीं है। कागज के टुकड़ों को अगर खींचते हैं तो इसका मतलब चार्ज है, अगर नहीं खींचते हैं तो चार्ज नहीं है। तो इस तरह से आपने ये एक्टिविटी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। आवेश कितने टाइप के होते हैं वो, और उनके आपस में जो क्रिया होगी वो। तो आवेश जो है वो दो टाइप के होते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया, तो उनके बीच कैसा क्रियाकलाप होता है वो देखना है हमने। जैसे यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, दो गुब्बारे फुलाएं, दो गुब्बारे फुलाएं, उनको लटका के देखें थोड़ी थोड़ी दूर पर, ऐसे आप देखेंगे कि वो आराम से ऐसे टिके रहते हैं। लेकिन दोनों को आप रगड़ें, जैसे बालों से रगड़ लें या पॉलीथीन से, ऊनी कपड़ों से, तो क्या होगा, दोनों पे चार्ज आ जाएगा। देखेंगे कि उसी तरह से उन्हीं दो कीलों पे लटकाया हुआ है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक दूसरे से ये दूर चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को इन्होंने धकेल दिया, इनके बीच एक बल पैदा हो गया। वो बल कहाँ से आया, वो उन जो चार्ज किया हमने इनको, वो जो आवेश आया उसकी वजह से आया। अब दोनों में जो आवेश आया होगा वो दोनों पर एक जैसा ही आया होगा कि अलग अलग आया होगा? दोनों एक ही जैसे मटेरियल के बने ना, दोनों रबड़ के गुब्बारे, दोनों को हमने एक ही चीज पर रगड़ा, तो दोनों में जो चार्ज आया होगा दोनों पर एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? एक जैसा होगा। तो इस, और वो एक दूसरे को धकेल रहे हैं, इसका मतलब जब एक जैसा आवेश होता है तो एक दूसरे को धकेलते हैं दूर, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, एक दूसरे से दूर। जब दोनों पर एक जैसा चार्ज हो, या तो दोनों पे एक जैसा चार्ज का मतलब वो या तो प्लस प्लस वाला होगा, चार्ज दो ही तरह के होते हैं, या प्लस या माइनस, या तो दोनों पर माइनस माइनस होगा, तो एक दूसरे को वो दूर धकेलेंगे। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण।
तो प्रतिकर्षण होगा उनके बीच, ये वाला बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो इस तरह का बल लगेगा उसमें जब आवेश दोनों एक जैसे होंगे। प्लस का जो आवेश होता है इसको बोलते हैं धन आवेश, धन मतलब प्लस, और माइनस का जो आवेश होता है इसे बोलते हैं ऋण आवेश, ऋण मतलब माइनस। ठीक है, तो दोनों पे धन आवेश है तो भी वो प्रतिकर्षित होंगे, दोनों पर ऋण आवेश है तो भी प्रतिकर्षित होंगे। तो मतलब एक जैसे आवेश, जब एक जैसे आवेश होते हैं उन्हें बोलते हैं सजातीय आवेश। सजातीय, सजातीय मतलब एक जैसी जाति के, एक जैसी जाति मतलब या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के। माइनस। तो इस तरह के जो होंगे उनमें प्रतिकर्षण होगा। लेकिन दोनों में अलग अलग हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो कौन सा बल हो गया, आकर्षण बल। आकर्षण बल हो गया वहां पर। तो आकर्षण बल लगेगा। और ये आवेश जो है दोनों, ये किस तरह के आवेश हो गए, ये अलग अलग हो गए, एक प्लस एक माइनस, तो इन्हें बोलेंगे विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। विजातीय। तो जब सजातीय आवेश होते हैं एक जैसे तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और जब विजातीय आवेश होता है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो उनमें आकर्षण बल होता है। इसी का एक और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एक ग्लास लिया है, ग्लास में एक रिफिल रख दिया, दूसरी रिफिल ये हाथ में पकड़िए और इनको आप चार्ज करके देखें तो क्या होता है। चार्ज कैसे करेंगे, वैसे ही बालों से या पॉलीथीन से या ऊनी कपड़े से रगड़ के, तो क्या होता है वो देखना है आपने। तो यहाँ पर भी दोनों को चार्ज किया है, दोनों को चार्ज किया, एक को गिलास में रख दिया तिरछा करके और दूसरा उसके पास ला रहे हैं, तो एक दूसरे को ही दूर धकेलेंगे। उसके पास लाओगे तो ये जो गिलास में ये दूर चली जाएगी। तो ये समान आवेश जो है वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसी तरह से विपरीत आवेश का भी है यहाँ पर, ये वाला। इसमें क्या किया है, एक गुब्बारा लिया है और एक रिफिल लिया है, गुब्बारे को भी रगड़ा है और रिफिल को भी रगड़ा है। अब ये दोनों जो है इन पर अलग अलग टाइप का चार्ज आता है, गुब्बारे पर अलग और रिफिल पर अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग पदार्थों से बने, गुब्बारा रबड़ से बना है, रिफिल प्लास्टिक से बनी है, उन पर अलग अलग आवेश आते हैं। तो ये विपरीत आवेश वाला हो गया, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। ये सारा आप करके देख सकते हैं। ये है सजातीय और विजातीय आवेश का यहाँ पर। ये सारा हम उसी के लिए, आसमान में बिजली क्यों चमकती है उसके लिए हम देख रहे हैं सारा। उसके बाद यहाँ मान्यता के अनुसार यहाँ पर हम कौन सी चीज में प्लस है कौन सी चीज में माइनस है वो कैसे पहचानते हैं। हमने ये सेट कर दिया कि रेशम से रगड़े अगर कांच की छड़ को, कांच की स्टिक में हम कांच की छड़ी पतली सी, उसको रेशम के ऊपर, रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़े, उस पर जो चार्ज आता है कांच के ऊपर वो प्लस का आता है, ये हम मान लेते हैं। तो वो धनावेश हो गया, वो हो गया प्लस का, और दूसरा हो गया माइनस का। तो कांच से रगड़ा हमने रेशम के कपड़े को, तो कांच पर आ गया धनावेश, प्लस का आवेश। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि उसका नाम हमने प्लस रख दिया, क्योंकि नाम रखने की बात थी, तो एक को प्लस बोल दिया, दूसरे को माइनस बोल दिया। अब दूसरा कैसे पता लगेगा, फिर अलग अलग चीजों को रगड़ के देखा, वो अगर कांच की जो छड़ हमने आवेशित की है उसको आकर्षित करती है तो मतलब माइनस की हो गई, और प्रतिकर्षित करती है तो मतलब प्लस की हो गई। तो इस तरह से हर एक चीज के ऊपर कौन सा आवेश आता है वो हम पहचान सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा है। इसके लिए हम इस तरह का बना भी सकते हैं, स्कूल में हमने बनाया भी था पिछली क्लास में भी, आप लोगों के साथ नहीं, जो 8th में बच्चे थे उनके साथ। तो ये आपने बनाना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। कांच का एक जार लेना, जैसे आप जैम का डिब्बा होता है, कोई शीशी कांच की लेनी है, ध्यान रखना है। तो ये शीशी लिया आपने, ऊपर से गत्ते का एक ढक्कन बनाया है और उसमें एक पिन लगा दी है जो ऊपर से नीचे तक इस तरह से जा रही है। और इसमें एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है, खाना लपेटता है ना जिसमें, एल्यूमिनियम की फॉइल, तो उसकी दो आयताकार पट्टियां इस तरह की बनानी है, छोटी छोटी पतली सी, और बीच में यहाँ पर छेद करना है इनमें, और उसको इस पिन में डाल देना है, या नीचे से थोड़ा गैप बनाकर उनको थोड़ा सा दूर रखना है एक दूसरे से। और ऊपर आप से आपने ये ढक्कन लगा दिया, और अब आप इसके आसपास जो भी चार्ज चीज लाएंगे, जैसे ये यहाँ पर रिफिल लिए, रिफिल को चार्ज किया आपने बालों से या ऊनी कपड़े से, उसको इसके पास लाए यहाँ पर,
तो उससे क्या होगा कि वो चार्ज इसमें जाएगा, पिन में, धातु है ना, धातु में चार्ज आगे चला जाता है, तो इसमें पिन में जाएगा, पिन से यहाँ एल्यूमिनियम में जाएगा, एल्यूमिनियम की फॉइल जो है, और दोनों में चार्ज आएगा, एक जैसा ही चार्ज आएगा ना, क्योंकि ऊपर से आया था। तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, दूर चली गई, इसका मतलब यहाँ पर हमें पता लग गया कि इसमें चार्ज है। और अगर चार्ज नहीं होगा तो ये जहां थी वहीं रहेंगी, ऐसे सीधी लटकी थी तो सीधी रहेंगी, और एक दूसरे से दूर हो गई ऐसे, तो इसका मतलब वो जो ऊपर आपने चीज लगाई थी वो चार्ज है। तो किसमें आवेश है, किसमें आवेश नहीं है, वो आप इससे पहचान सकते हैं। तो इसको बोलते हैं विद्युतदर्शी। इससे हमें दिखाई देता है किसमें चार्ज है, किसमें नहीं है। ठीक है, सरल विद्युतदर्शी हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये बनाना है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तड़ित की कहानी। ये यहाँ पर तड़ित की, आसमान में जो बिजली चमकती है उसमें क्या होता है, उसका भी यहाँ पर ये चित्र दिखाया हुआ है। क्या हुआ है कि बादल हैं आसमान में, जब भी तो उनमें आपसी जो रगड़ होती है ना, जैसे हमने अभी बोला कि प्लास्टिक को रगड़ा बालों से तो उसमें चार्ज आ गया, तो वैसे इनमें जब आपस में रगड़ होती है तो इनमें भी चार्ज आ जाता है। जब बालों से रगड़ा आपने स्केल को, तो एक में प्लस चार्ज आएगा, जैसे स्केल में प्लस आ गया तो बालों में माइनस आएगा, ऐसे होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, बादलों में कि आपस में जब रगड़ हुई तो देखो ये ऊपर के बादलों में प्लस आ गया, नीचे के बादलों में माइनस, ऋण आवेश आ गया। ठीक है, इसी तरह से जमीन पर भी आवेश होता है, जैसे ये नीचे दिखाया हुआ है, प्लस आवेश दिखाया है। ये कुछ भी हो सकता है, वो रैंडम होता है, वो कुछ भी आ सकता है प्रकृति में, ये अपने आप होता रहता है रगड़ की वजह से, बादलों की रगड़ की वजह से। अब ये माइनस वाला चार्ज जो है ये प्लस वाले चार्ज की तरफ जाएगा, जमीन पर जो है, तो ऊपर से वो चार्ज जो है वो नीचे की तरफ आता है, आपस में आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो उस वजह से जब भी चार्ज आपस में मिलते हैं, जब ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो जब भी एक दूसरे को खींचेंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो वहां पर ये चमक पैदा होगी। जो आप स्वेटर वगैरह पहनते हो, उतारते हो, या कंबल को हाथों से रगड़ो तो आपको चट चट जो सुनाई देती है, उसमें चिंगारी नजर भी आती है, तो वो इसलिए होती है कि वो प्लस और माइनस जो है, धनावेश ऋणावेश, आपस में जुड़ते हैं। आपस में जब भी जुड़ते हैं तो चिंगारी पैदा होती है, तो इसकी वजह से वो चिंगारी नजर आती है। इसकी वजह से ये दोनों जुड़ते हैं आपस में, प्लस और माइनस, और उसकी वजह से वो चिंगारी आपको नजर आती है। तो वही सिस्टम यहाँ पर होता है, आसमान से जो बिजली चमकती है, तो वो जो प्लस माइनस चार्ज बने हैं वो धरती की तरफ आते हैं, इसलिए वो बिजली नीचे गिरती है। कई बार आसमान में ही रहती है, वो नीचे नहीं गिरती, आसमान में ही चमकती है। तो आसमान में क्यों चमक रही है, तो आसमान में भी तो प्लस माइनस है, बादलों में प्लस भी है माइनस भी है, तो वो आपस में जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं चार्ज, तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऊपर ही वो चमक पैदा होती है। लेकिन कई बार वो नीचे भी आ जाती है, क्योंकि नीचे भी चार्ज बन जाता है कई बार, तो ऊपर से आकर्षित होकर नीचे आ जाती है, तो वो नीचे भी जमीन पर भी गिरती है। और जमीन पर गिरती है तो उसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि वो चिंगारी है, आग है एक तरीके की, और बहुत ज्यादा उसमें करंट होता है, तो उस वजह से आग लगती है कई बार, तो उससे बहुत पेड़ों को खतरा होता है, बिल्डिंग्स को खतरा होता है, इंसानों को, जानवरों को भी खतरा। तो उससे बिजली गिरती है तो उससे जान का नुकसान भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है तड़ित से सुरक्षा। तड़ित से हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तड़ित तड़ित का मतलब है आसमान से जो बिजली गिर रही है, उससे बचने के लिए ये है यहाँ पर, ये कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, खुली जगह पर नहीं जाना है जब बिजली चमक रही है। खुली जगह जाएंगे तो वहां पर बिजली गिरने के चांस ज्यादा होते हैं, तो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना है और वहां पर पहुंचना है। तो सुरक्षित स्थान क्या होगा, सुरक्षित स्थान का पता लगाने के लिए मकान या भवन सुरक्षित स्थान है। किसी मकान के अंदर, बिल्डिंग के अंदर चले जाएं तो वो सुरक्षित जगह है, वहां पर बिजली गिरने के चांस कम होते हैं। गाड़ी के अंदर है अगर आप, तो खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो गाड़ी के, तो उसके अंदर भी आप बच जाएंगे, क्योंकि बिजली गिरेगी तो गाड़ी जो होती है वो भी धातु की बनी होती है, लोहे की बनी होती है ज्यादातर, तो उससे वो बिजली जमीन में चली जाएगी, अंदर नहीं आएगी। और क्या करें क्या ना करें वो भी दिया हुआ है। बाहर खुले में है तो क्या कर सकते हैं, खुले वाहन में जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर में है, तो वो खुली, वो ऐसी जो भी खुली जगह है वो सुरक्षित नहीं है। तो खुली जगह, पार्क, पेड़ों के नीचे, ऊंची जगह, ये हमारे लिए खतरा है वहां पर जब भी बिजली चमक रही हो, तो ये अच्छा नहीं है, वहां से बचें, खुली जगह से बचें।
जंगल में है तो क्या करें, जंगल में तो छोटे पेड़ के नीचे जाएं। बड़े पेड़ के नीचे क्यों नहीं, क्योंकि बड़ा पेड़ जो है उस पर बिजली गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। खुले क्षेत्र में है जहां कोई शरण स्थल नहीं है, पेड़ों से काफी दूर है, तो क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, खड़े रहें, जमीन पर लेटे नहीं, लेटे नहीं लेकिन बैठ सकते हैं ऐसे सिमट कर, अपने हाथों और घुटनों पर सिर घुटनों पर जो है सिर हाथ रख के फिर उसके ऊपर सिर रख के ऐसे झुक सकते हैं। इससे क्या होगा कि बिजली गिरेगी भी तो हो सकता है आपके आसपास गिरे, आपके ऊपर ना गिरे, क्योंकि जगह कम मिलेगी ना बिजली को गिरने की। तो जितना छोटा से छोटा हो सके अपनी बॉडी को उतना करने की कोशिश करनी है, तो इससे भी बच सकते हैं। घर के अंदर है तो क्या करें कि बिजली के तार, टेलीफोन के तार वाली चीजें जो है उनका इस्तेमाल ना करें। टीवी वगैरह के स्विच वगैरह निकाल देते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि बिजली गिरती है तो टीवी वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो उनकी तारें जो है उसमें बिजली जल्दी आ जाती है, तो उससे फिर टीवी वगैरह खराब हो सकते हैं। तो इसी तरह से तारों वाली चीजों को इस्तेमाल भी नहीं करना है। पुराने जो टेलीफोन होते थे उसको आपने मान लो कान में लगाया, उसमें करंट आ गया तो जान जा सकता है। तो इस तरह से क्या आवाज? आ रही है आवाज? यस इसकी सर। वीडियो भी भेज दूंगा, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वो भी भेज दूंगा। तो तारों को छूने से बचना चाहिए। बिना डोरी वाले, बिना तार वाले जो फोन होते हैं, मोबाइल फोन, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहते जल के संपर्क से बचना चाहिए। हमें उस टाइम जब बिजली चमक रही हो आसमान में तो नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पाइप में भी करंट आ सकता है, उससे पानी में करंट आ सकता है और नहाते नहाते जान जा सकती है। ठीक है, यही कंप्यूटर टीवी वगैरह जो है उनके प्लगों को निकाल देना चाहिए। बल्ब ट्यूबलाइट वो खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं लगी होती हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना टीवी वगैरह के अंदर, वो जल्दी खराब होते हैं जब तेज बिजली चमकती है। तो ये हैं जो जिनसे आपको बचना चाहिए। उसके अलावा तड़ित चालक, चालक जो है ये भी हमारे घरों को, बिल्डिंग को बचा सकते हैं बिजली से। जहां पर बिजली ज्यादा गिरती है वहां पर इस तरह से तड़ित चालक लगा सकते हैं। तड़ित चालक होता क्या है, जैसे ये बिल्डिंग दिखाई है, यहाँ पर छत में एक थोड़ा ऊंचा सा ये खंबा जैसा लगा देते हैं और उसमें एंटीना जैसा ऐसे जो है लोहे के एंटीना जैसा बना कर लगा देते हैं। और इसकी तार जो है वो यहाँ से घर के बाहर से ही होते हुए जमीन के अंदर चली जाती है। देखो ये डॉट डॉट जो दिखाया हुआ है, यहाँ से ये जमीन के अंदर जा रही है। तो जमीन के अंदर कर देते हैं इसको। और जमीन के अंदर यहाँ पर गड्ढे के अंदर एक तांबे की प्लेट, कॉपर की प्लेट डाली होती है, उसमें नमक वगैरह डालते हैं, अर्थिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे वगैरह होते हैं, तो बिजली के खंभे के ऊपर से तो तार जा ही होती है, एक तार वहां से लगी होती है जो जमीन के अंदर जाती है। तो जमीन के अंदर वो क्या होता है, वहां पर अर्थिंग की होती है इस तरह से, ताकि आसमानी बिजली गिरे तो जो है करंट जमीन के अंदर चला जाए, बिल्डिंग को नुकसान ना हो। इस तरह से तड़ित चालक लगाए जाते हैं जहां पर बिजली ज्यादा गिरती है, या जो ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उनमें ज्यादा बिजली गिरने के चांस होते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर बिजली गिरेगी भी तो वो बिल्डिंग पर नहीं गिरेगी, क्योंकि ये लोहे का है, धातु का बना हुआ है एंटीना जैसा, जो ये टावर सा लगा है, तो ये इसके ऊपर ज्यादा जल्दी गिरेगी। धातु जो है उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं ना, तो उसमें जल्दी से जाएगी और ये फिर यहाँ से होते हुए जमीन में चली जाएगी और बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। तड़ित चालक जो है ये बिल्डिंग को तड़ित से बचा लेते हैं। समझ गए? तो ये था बिजली के बारे में, आसमान से जो बिजली गिरती है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर भूकंप। भूकंप तो पता ही है आपको, जमीन जब हिलती है, कांपती है, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। और उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उससे के नुकसान से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो स्कूल में हम मॉक ड्रिल वगैरह भी करते हैं कि कैसे कैसे बचना चाहिए हमें, उसके भूकंप आए तो क्या करना है सबसे पहले। तो उसके बारे में ये यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भूकंप आता क्यों है। भूकंप क्या है वो तो हम जानते ही हैं कि जमीन के अंदर हलचल होती है, उससे जमीन हिलने लगती है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जमीन हिलेगी तो सारी बिल्डिंग वगैरह टूटने का खतरा रहता है और उसके नीचे दब के ही ज्यादातर लोग मरते हैं। तो यहाँ पर ये भूकंप का एक दिखाया हुआ है पिक्चर, कश्मीर में भूकंप आया था, उसकी यहाँ पर ये पिक्चर दी है। और अब ये होता क्यों है भूकंप, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पृथ्वी की संरचना दिखाई है, धरती कैसी है अंदर से। तो धरती हम जानते हैं गोल है, लेकिन अंदर क्या क्या है उसमें। तो सबसे पहले अंदर जो है ये यहाँ पर आंतरिक क्रोड है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये
उसके बाद बाह्य क्रोड, बाहर का हिस्सा ये वाला जो दिखाया है ये, उसके बाद यहाँ पर ये प्रावार है, उसके बाद ये भूपर्पटी है। ये अंदर है क्या, अंदर जो सेंटर में है वहां पर बिल्कुल पिघला हुआ लावा है, उसमें लोहा और निकल ज्यादातर होता है, पिघला हुआ बिल्कुल आग का गोला है अंदर से। धरती भी अंदर से आग का गोला है, कई जगह ज्वालामुखी फटते हैं तो वहां से लावा निकलता है, तो वो वही निकल रहा है, अंदर बहुत गर्म है, बहुत आग का गोला। उसके बाहर थोड़ा ठंडा है, उसके बाहर और ठंडा है। और मेन जो है वो ये है भूपर्पटी, बाहर एक पतली सी परत है जिसमें चट्टाने वगैरह हैं और उसके ऊपर ही मिट्टी है। वो जो चट्टाने हैं वहां पर जो जमीन है वो प्लेटों में बटी हुई है, प्लेट्स बोलते हैं उनको। जमीन के ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, पूरी जमीन जो है इकट्ठी जुड़ी हुई नहीं है। वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप। ये वाला, ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरी धरती जो है उसमें जमीन बाहर से तो नजर आती है, लेकिन अंदर जो जमीन है वो पूरी एक साथ जुड़ी हुई नहीं है, उसमें बीच में जोड़ है। कहाँ कहाँ जोड़ है देखो, ये दिखाई दे रहे हैं बीच में ये लाइनें, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइनें नजर आ रही हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरह से जोड़ है। समुद्र जो है हमारे महासागर, उसके नीचे भी जमीन है, तो वो भी जमीन जो है वो पूरी एक नहीं है, देखो वो में भी ये जोड़ है। तो ये जो पूरा एक है टुकड़ा, इसे हम प्लेट कहते हैं, एक प्लेट। तो ऐसी कई सारी प्लेट्स नजर आ रही हैं यहाँ पर, देख लो आप, एक दो तीन चार, ये पाँच छः सात, नौ दस प्लेट्स हैं ये। तो ये अलग अलग प्लेट्स हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जोड़ है इनमें बीच में। इसी का ये जो बीच का हिस्सा है उसको यहाँ पर ये नीचे वाले डायग्राम में थोड़ा सा अलग करके, ये प्लेट्स हैं। जैसे इंडिया जो है इसकी प्लेट अलग है, देखो ये वाली नीचे की, और इसके ऊपर जो है ये यूरेशियन प्लेट है जहाँ पर यूरोप और एशिया ये अलग है। ये प्लेट्स एक दूसरे का जहाँ जोड़ है वहां पर कई बार हलचल पैदा होती है, ये कई बार एक दूसरे के पास आती हैं, कई बार एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। तो जब भी एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के दूर जाती हैं, तो हलचल पैदा होती है, ये हिलती हैं, उससे इनमें वाइब्रेशन होती है, कांपती हैं ये। और उन कंपनों की वजह से ही ये धरती में हलचल पैदा होती है, जिससे भूकंप आते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये प्लेट्स कैसे आपस में टकराती हैं या रगड़ती हैं। प्लेट्स जो है इनमें टकराती हैं तो क्या होता है, एक प्लेट उस नीचे चली जाती है, दूसरी उसके ऊपर आ जाती है, इस तरह से तब कंपन पैदा होता है। या दूसरा ये है कि एक दूसरे से रगड़ती हैं, तो एक एक तरफ खिसकती है और दूसरी प्लेट दूसरी तरफ खिसकती है जमीन, तो उस तरह से होता है, तभी ये सारी की सारी जो भूकंप की घटनाएं हैं वो होती हैं। तो जहां जहां ये प्लेट्स का जोड़ है वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप के चांस होते हैं। तो इसलिए हमारा जो इंडिया है, भारत, उसमें भी प्लेट आ रही है यहाँ पर इस तरह से, ये यूरेशियन प्लेट है और हमारी इंडियन प्लेट है, तो उसका जोड़ यहाँ पर है, तो इस वजह से भूकंप के आने के चांस ज्यादा होते हैं इस प्लेट के आसपास। तो कहाँ कहाँ पर भूकंप के आने के चांस ज्यादा हैं, उन क्षेत्रों के नाम ये भी दिए हुए हैं। कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का इलाका, पश्चिमी हिमालय, हिमालय का इस साइड का इलाका ये पश्चिम का, और उत्तर पूर्व पूरा, पूरा उत्तर पूर्व में जो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड वगैरह जो देश राज्य आते हैं यहाँ पर, उनमें कच्छ का इलाका जो है, राजस्थान का कच्छ का इलाका, मतलब कच्छ जो है ये यहाँ पर गुजरात के आसपास, गुजरात और राजस्थान के आसपास का एरिया है वहां पर। और सिंध और गंगा के मैदान, सिंधु नदी यहाँ पाकिस्तान के आसपास, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाती है। और गंगा के मैदान जो है, गंगा हिमालय से निकलकर यहाँ से, आपको पता ये उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए बंगाल, ये जो एरिया है यहाँ पर ज्यादा चांस है भूकंप के आने के। तो क्वेश्चन भी है, 3 राज्यों के नाम बताओ जहां भूकंप के आने के चांस ज्यादा हो। तो आप यहाँ से राज्यों के नाम लिख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के राज्य लिख सकते हैं, आसाम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह। तो इस तरह से आप, उसके बाद है यहाँ पर कि भूकंप को नापते कैसे हैं, कितना भूकंप है। कई बार भूकंप ज्यादा होता है, कई बार भूकंप कम होता है, तो उसके लिए इस तरह का ये भूकंप लेखी उपकरण बोलते हैं इसको, भूकंप लेखी।
क्या होता है, एक मोटर लगी होती है, एक गोल सा बेलनाकार ये शेप होती है, नीचे ये ड्रम जैसा जो बना है, इसको ड्रम ही कहते हैं, घूर्णी ड्रम। घूमता रहता है, ये मोटर लगी होती है इसमें, ये गोल गोल घूमता रहता है, और इसके ऊपर एक चार्ट लगाया होता है, ग्राफ पेपर, वो कागज लगाया है इसके ऊपर। और ऊपर जो है ये एक स्टैंड जैसा रखा है, ये स्टैंड में ऊपर यहाँ पर हुक से ये धागा लटकाया है, और नीचे एक गोल सा ये मोटा सा लोहे का एक गोला लगाया है, और उसके नीचे पेन है। पेन यहाँ पर कागज से टच होता है ऐसे। समझ में आ रहा है? और ये जो है ये गोल गोल घूम रहा है, ये जो बेलन है ये गोल गोल घूम रहा है मोटर से। तो जमीन रुकी हुई है, तो ये गोल गोल घूमता रहेगा, तो आपका जो इसमें पेन से कागज पर बनेगी लाइन, वो एक सीधी लाइन बनेगी ऐसे। तो इसका मतलब कोई भूकंप नहीं है। लेकिन जब भूकंप आएगा तो ये, क्योंकि धागे से लटकाया हुआ है, तो भूकंप आएगा, जमीन हिलेगी, तो ये जो गोल गोल यहाँ पर लोहा लटकाया हुआ है वो हिलेगा। हिलेगा तो ये पेन हिलेगा, और उसकी वजह से ये जो ग्राफ था इस पर सीधी लाइन आने के बजाय ऐसे ऊंची नीची ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाएगी। दिखाई दे रहा है? तो उसका यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे। तो जब इस तरह से ये हिल रही है तो इसका मतलब भूकंप आया। अब एक ग्राफ ऐसा आया और दूसरा ग्राफ मान लो ऐसा आया, ये दो जो मैंने बनाया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो किस में भूकंप ज्यादा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में क्यों ज्यादा लग रहा है आपको? इसमें पेन ज्यादा हिलता हुआ नजर आ रहा है कि दूसरे वाले में ज्यादा हिल रहा है? दूसरे वाले में ज्यादा हिला ना पेन, तभी कागज में ये ज्यादा ऊंची ऊंची लाइनें बनी। तो ज्यादा हिला, इसका क्या मतलब, वो भूकंप ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। हाँ, तो जितना ज्यादा हिलेगा उतना ही ऊंचे ऊंचे ये ग्राफ में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनेंगी। तो इसे बोलते हैं भूकंप की एक मिनट, तीव्रता। भूकंप की तीव्रता बोलते हैं, कितना तेज कितना ज्यादा भूकंप आया। तो भूकंप की तीव्रता जो है हम इससे भूकंप लेखी से ही पता लगाते हैं, ठीक है। और उसके लिए स्केल बनाया होता है, उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल होता है, ये रिक्टर पैमाना। और रिक्टर पैमाना जो है उसमें नापने का एक अलग ही वो पैमाना है। उसमें भूकंप जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस तरह से उसमें जो है उस पर नंबर उसमें बढ़ जाता है। रिक्टर स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलता है। इसका थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 परिमाण का भूकंप है रिक्टर स्केल पर, अगर 6 आया हो तो इसका मतलब 4 से उसकी 1.5 गुनी अधिक, यहाँ पर कहा गया, हाँ ये परिमाण में 2 है तो उससे 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा होगी। 6 परिमाण के किसी भूकंप की 4 से 1000 गुनी अधिक होती है। तो 2 से 4 हो गया। कोई भूकंप है उसका स्केल में आया 2 नंबर, और कोई भूकंप आया उसका स्केल जो है 4 नंबर आया, रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 4 आई, इसका मतलब 2 के मुकाबले वो 1000 गुना ज्यादा नुकसान करेगा। और अगर कोई भूकंप है जिसकी तीव्रता 6 आई रिक्टर पैमाने पर, तो वो 4 नंबर वाले भूकंप से 1000 गुना ज्यादा नुकसान करेगा, 1000 गुना ज्यादा। तो इतना ज्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से ये रिक्टर स्केल पर होता है। न्यूज वगैरह में जब आता है तो उसमें भूकंप ऐसे बताते हैं कि रिक्टर स्केल में इतना भूकंप है, तो उसमें 3 तक है, अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप जो है वो 3 नंबर तक है तीव्रता उसकी, तो वो बोलते हैं कि भूकंप मामूली सा है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, बस जमीन कांपती है, हल्का सा हलचल महसूस होती है, नुकसान नहीं होता। लेकिन 3 से ज्यादा है तो उससे फिर ज्यादा तेज कंपन होते हैं और उससे बिल्डिंग्स वगैरह गिरती हैं ज्यादा। तो जितना ज्यादा भूकंप आएगा उतना ज्यादा उसकी तीव्रता होगी, और उसको हम इस तरह से स्केल में नापते हैं। अब उसके बाद है भूकंप से बचाव के तरीके। तो उसके लिए ये यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे हमने स्कूल में किए हुए हैं, मॉक ड्रिल वगैरह में भी, तो वो आपने यहाँ से समझने हैं ये खुद ही। घर में है तो क्या करना है, घर से बाहर है तो क्या करना है। तो इस तरह से ये चैप्टर था, बस इतना ही है यहाँ पर। और उसके बाद है आपने क्या क्या सीखा वो यहाँ पर आपने पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत सारे, आप खुद ही अब कर पाओगे क्योंकि चैप्टर समझ लिया, तो यहाँ से खुद ही इनको करने की कोशिश कर, रफ में करने हैं, और 1-2 दिन के अंदर मुझे फोटो भेजनी है इनकी। समझ गए? यस सर। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। और मैथ का हमने जो पीछे किया है चैप्टर 3, 3.1, 3.2, 3.3, वो
पूरा करना है। नहीं कुछ समझ में आए तो फोन जरूर कर लेना। ओके, समझ में आ गया? Yes, कुछ sir. पूछना है कुछ? Yes, sir. पूछना तो नहीं है? No, sir. तो मैथ का चैप्टर 3, साइंस का Yes, ये sir. पूरा चैप्टर समझ के इसके क्वेश्चन आंसर्स रफ में ये मुझे भेजने हैं आपने, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू। मैं अभी भेज दूंगा, अभी जो हमने काम किया इसकी फोटो भी और वीडियो भी भेज दूंगा। ओके, बाय। Yes.